नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शंखनी का दूसरा भाग सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाले वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिलती रहे तथा आप कहानियों का आनंद लेते रहें। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि पहले भाग में रोहन एक कैंप में जाता है जो उसके स्कूल द्वारा लगाया जाता है। उस कैंप में रोहन एक गुफा में पहुंच जाता है और वहां पर वह एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसके बाद शंखनी द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है और शंखनी रोहन का शोषण करती है। इधर रोहन के मित्र, दोस्त सभी लोग रोहन की तलाश करते हैं। ऐसा करते करते लगभग 8 माह बीत चुके हैं। रोहन का एक घनिष्ठ मित्र निशान वह रोहन को खोजने का प्रण करता है और लगातार 8 महीनों से रोज जंगल जाकर वह रोहन को खोजता है। पर एक दिन उसके दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना उस जगह से ही तलाश शुरू की जाए जहां से रोहन गायब हुआ था। और वह यह सोचकर उस गुफा की ओर चला जाता है। वह उस गुफा में जाता है और देखता है कि इस गड्ढे से ही रोहन गायब हुआ था। तभी उसे अचानक एक अजीब सा पत्थर दिखाई देता है, जिसमें एक विचित्र जीव की आकृति उभरी हुई थी। वह उस पत्थर को अपने पास रख लेता है और इधर उधर कुछ देखने लगता है। तभी उसे अजीब सी शब्द की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई बड़े बड़े कदमों से गुफा की ओर चला आ रहा हो। वह एक पत्थर के पीछे छिप जाता है। काफ़ी दूर उसे एक अजीब सी राक्षसी महिला दिखाई देती है, जिसके बड़े बड़े कान, लाल आंखें, बड़े बड़े दांत हैं और वह निशान की गंध ले रही होती है। वह सर ऊपर करके बार बार सूंघ रही होती है। निशान समझ जाता है। वह तुरंत पास में पड़े चमगादड़ के मल को अपने कपड़ों में लगा लेता है। इधर शंखनी गुफा में प्रवेश करती है और बार बार निशान की गंध लेने का प्रयास करती है, पर अब चमगादड़ के मल से पूरी गुफा में बदबू फैल जाती है और निशान की गंध उसे नहीं मिल पाती है। तब वह वापस गुफा के अंदर जाने लगती है। निशान देखता है और कुछ दूरी पर जब शंखनी चली जाती है, तब वह उसका पीछा करने लगता है। निशान धीमे धीमे शंखनी का पीछा कर रहा होता है। तभी शंखनी गुफा के अंदर से एक गुप्त रास्ते में जाती है और निशान उसके पीछे पीछे चलता रहता है। कुछ ही दूरी पर वह देखता है कि गुफा का दूसरा मुख दिखाई दे रहा है। शंखनी वहां से निकल जाती है और उसके पीछे निशान भी। वह देखता है कि शंखनी कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे एक मरे हुए इंसान का हाथ खा रही होती है और फिर खड़े होकर अपना मुंह ऊपर करती है और गंध लेने का प्रयास करती है। फिर वह एक बड़े से पेड़ को हिलाने लगती है और अपने नाखूनों से खरोचने लगती है। तभी पेड़ से कुछ फल गिरते हैं और उस फलों को वह उठाकर चलने लगती है। अब निशान भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे चलता रहता है। तभी वह देखता है कि शंखनी एक अजीब सी झोपड़ी के अंदर जाती है, जहां से करहाने की आवाज़ आ रही होती है।
और निशान उस झोपड़ी के पीछे जाकर एक छेद से देखने लगता है। उसे रोहन बहुत बुरी हालत में दिखाई देता है। रोहन अत्यंत कमज़ोर और उसका शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है और झोपड़ी के आसपास मानव अंग बिखरे पड़े होते हैं। रोहन की हालत देखकर निशान बहुत डर जाता है और निशान झोपड़ी की दशा देखकर अंदर से डरने लगता है। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि शंखनी रोहन को कुछ फल खाने को देती है और रोहन की तरफ से कोई जवाब ना मिलने के कारण वह रोहन को गुर्राती है और वापस चली जाती है। जब शंखनी वापस चली जाती है तब रोहन की हालत निशान से देखी नहीं जाती। वह झोपड़ी के अंदर जाता है और रोहन को हिलाकर उठाता है। रोहन हल्की सी आँख खोलता है और निशान के गले लग जाता है और कहता है, भाई मुझे बचा लो। निशान कहता है कि चलो हम लोग घर चलेंगे। निशान किसी तरीके रोहन को उठाने का प्रयास करता है पर रोहन का शरीर अत्यंत शिथिल हो जाता है, इसलिए वह उठकर चल नहीं पाता है। निशान अपने कंधे के सहारे रोहन को लेकर उस झोपड़ी से बाहर निकलता है और गुफा की तरफ चला जाता है। दोनों लोग धीमे धीमे गुफा की ओर जा रहे होते हैं। तभी शंखनी वापस उस झोपड़ी में आती है और रोहन को वहां ना पाकर वह बहुत तेज गुर्राती है और सर ऊपर करके रोहन की गंध लेने लगती है। इधर कुछ दूरी पर वो लोग निकल जाते हैं। तभी निशान को शंखनी कुछ दूर दिखाई देती है। वह समझ जाता है कि यह रोहन की गंध ले रही है। तुरंत निशान रोहन से अपने कपड़े उतारने की बात करता है और रोहन की शर्ट उतारकर एक पेड़ में लटका देता है और रोहन के पूरे शरीर में मिट्टी लगा देता है, जिससे रोहन की गंध छिप जाती है। इधर शंखनी सूंघते सूंघते उस पेड़ तक पहुंच जाती है और उस पेड़ में रोहन का कपड़ा पाकर और रोहन को ना पाकर अत्यंत जोर से गुर्राती है और पेड़ को अपने नाखूनों से खरोंचने लगती है। इधर रोहन और निशान दोनों उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां से रोहन उस गड्ढे में गिरा था। इधर निशान उस गड्ढे के पास ही खड़ा था और तभी शंखनी आ जाती है। शंखनी रोहन पर हमला करती है तो वह बच जाता है। फिर वह निशान की तरफ दौड़ती है तो निशान एक बड़े से पत्थर के पीछे छिप जाता है और वहां से ही शंखनी पर एक हमला करता है। इधर शंखनी रोहन की तरफ मुख करके उसे गुर्रा रही होती है। तभी निशान उसके ऊपर एक बड़े से पत्थर से हमला कर देता है और शंखनी बहुत तेज गुर्राती है और एक हाथ के झटके से निशान को दूर फेंक देती है। और निशान को मारने के लिए उसके तरफ बढ़ने लगती है। बीच में वही गड्ढा होता है जिसमें रोहन गिर पड़ा था। वह बढ़ ही रही होती है कि रोहन अपनी शक्ति इकट्ठा करके शंखनी को धक्का दे देता है और पास में ही गिर जाता है। शंखनी उस गड्ढे में गिर जाती है। फिर निशान रोहन को लेकर जंगल से बाहर निकलने लगता है। थोड़ी देर पर वह लोग एक सड़क पर पहुंचते हैं जहां पर काफ़ी इंतज़ार करने के बाद एक कार आती हुई दिखती है।
निशान उस कार से लिफ्ट लेता है और कार रुकती है। तभी शंखनी वहां तक पहुंचती है, लेकिन तब तक वह लोग कार में बैठकर निकल जाते हैं। शंखनी एक पेड़ के पास खड़े होकर यह सब देख रही होती है और वह बहुत तेज गुर्राते हुए उस पेड़ को खरोचना शुरू कर देती है। नाखूनों से वह इतनी तेज खरोचती है कि पेड़ कुछ ही देर बाद टूटकर गिर जाता है। इधर कार में बैठा व्यक्ति निशान से पूछता है कि तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो, और तभी वह उस पत्थर को देखता है। कहता है, यह पत्थर तुमको कहाँ मिला? यह अत्यंत ही रहस्यमय पत्थर है, क्या तुम जानते हो इसके बारे में? निशान कुछ नहीं बोलता है। वह कहता है कि मैं नहीं जानता, और तब वह रोहन की कहानी उस व्यक्ति को सुनाने लगता है कि किस तरह रोहन जंगल में खो गया था और कैसे जानवर से उसका सामना हुआ। और यह सुनाते सुनाते कार आगे बढ़ती चली जाती है और आँखों से तथा कैमरे की दृश्य से ओझल हो जाती है। दोस्तों, यहाँ शंखनी का दूसरा भाग समाप्त होता है। आप तीसरे भाग में देखेंगे कि उस पत्थर में क्या रहस्य छुपा हुआ है तथा किस तरह शंखनी रोहन से मिलने का प्रयास करती है, और जिसका जो कारण है वह अत्यंत विचित्र और रोमांच से भरा हुआ है। तो दोस्तों, बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को करें, फॉलो करें, शेयर करें, जिससे यह कहानी की रोचकता और बढ़े और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ हमेशा लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।